नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, इस शब्द का इस्तेमाल खासकर तब सुना गया जब नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और उसके बाद सहकारी संघवाद, सबका साथ, सबका विकास और तमाम तरह के ऐसे जुमले आपने सुने जो वाकई यदि हकीकत में उतर जाता तो न तो किसी विपक्ष शासित राज्य में ईडी जाती, और विपक्ष शासित राज्य में जाती तो सत्ताधारी दल के भ्रष्टाचार पर भी ईडी पहुंचती, और न ही किसी गैर भाजपा गैर एनडीए शासित राज्य के साथ कोई भेदभाव का आरोप लगा पाता। आखिर आज कैसी नौबत आ गई कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक करनी पड़ी, और विपक्षी गठबंधन के कई मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन से आने वाले कई मुख्यमंत्री, जो विपक्ष का मुख्य गठबंधन है उसके द्वारा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री नीति आयोग की 27 जुलाई की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ इसी तरह का ट्वीट किया है, और उनके ट्वीट बड़े मजेदार हैं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि बजट 23 जुलाई को आया तो 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक बुलाने की नौबत क्यों आई। अब सवाल उठता है कि बजट और नीति आयोग की बैठक का क्या महत्व है। तो दरअसल नीति आयोग यही है, नाम बदला गया है, थोड़ी बहुत भूमिका भी बदली है। जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के पहले जो योजना आयोग हुआ करता था, मोटे तौर पर उसे समझने की कोशिश करें तो यही दिखता है कि कमोबेश उसके काम नीति आयोग को दे दिए गए। नीति आयोग की बैठक होती है, पहले होनी चाहिए थी, जैसे योजना आयोग की बैठक होती है, तमाम केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालयों की डिमांड लेकर योजना आयोग में रखते हैं, तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य की डिमांड को लेकर, जरूरतों को लेकर योजना आयोग पहुंचते थे। अब वही काम वो नीति आयोग में करते हैं, और खास तौर पर यह काम तब किया जाता है, परंपरा तब करने की रही है, जब योजना आयोग के दौर की बात करें, उस परंपरा की बात करें, तो यह सब करने की नौबत तब आती है जब बजट पेश होना होता है। यानी बजट में राज्य सरकार की जरूरतों के हिसाब से कितना मांग रहे हैं और कितना दिया जा सकता है, कौन सा केंद्रीय विभाग, केंद्र सरकार का विभाग कितना मांग रहा है, कितना दिया जा सकता है, इसके बीच एक गुंजाइश बनाई जाती है। तब जाकर बजट में उसे, बजट डॉक्यूमेंट में एक अंतिम रूप देकर पेश किया जाता है। लेकिन इस बार आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बजट पेश करने के 4 दिन बाद नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है। और नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब बजट में किसको कितना देना है, बिहार को 59,000 करोड़ देने हैं जो कहा गया है, आंध्र प्रदेश को कुछ पैसे देने हैं तकरीबन 50,000 करोड़ जो कहा गया है, वो तो उनको दिया जाएगा, दूसरे राज्यों को दिया जाएगा। जब ये सब एलोकेशन कर ही दिया गया तो नीति आयोग की बैठक बुलाने की जरूरत ही क्या है। जब नीति आयोग की बैठक बुलाई ही जा रही है तो ये करने की कोई जरूरत थी नहीं। इसलिए नहीं थी क्योंकि बजट पेश होने के बाद अब दोबारा बजट तो पेश होगा नहीं, और इतना बड़ा संशोधन प्रस्ताव तो नरेंद्र मोदी सरकार स्वीकार करेगी नहीं कि नहीं बजट में जो घोषणा की गई है उसे वापस लेते हैं और नए सिरे से नई घोषणा करते हैं, नया प्रपोजल संसद के सत्र में रखा जाएगा। दरअसल इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मजाक उड़ाने की प्रक्रिया 2014 से ज्यादा तेजी से चल रही है, और 2015 के पहले मोटे तौर पर माना जा सकता है कि ऐसी स्थिति नहीं थी। कैसे नहीं थी, एक छोटा उदाहरण देता हूं। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली थी, और उस वक्त वो दिल्ली आए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया से मिले, अपनी डिमांड रखी, वापस पटना लौटे। पटना लौटने पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि दिल्ली गए थे, बिहार के लिए क्या लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि झोला लेकर गए थे और बोरा भर कर लाए हैं। कहने का मतलब यह था कि जितनी उम्मीद हमने की थी उस उम्मीद से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने सहयोग करने के लिए दिया है या देने का आश्वासन दिया है, और वो आपको देखने को मिला बिहार में नीतीश कुमार के पहले 5 साल के कार्यकाल में, जब बिहार जो उस कथित जंगल राज के लिए बदनाम था, उस बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सड़क, बिजली, सब कुछ में बदलाव देखने को मिला।
बिहार की सड़कें, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, उसकी जगह बिहार की सड़कें मॉडल बनने लगी। ये अलग बात है, अब पुल भी गिर रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि उस दौर में मनमोहन सिंह की सरकार थी और नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे, यानी विपक्ष के मुख्यमंत्री थे। तब भी उन्हें कहना पड़ा कि झोला लेकर गए थे और बोरा भर कर लाए। आज विपक्ष के मुख्यमंत्री, उनके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं हो रहा जिससे वो कह सके कि झोला लेकर गए थे और बोरा भर कर लाए। बिहार को जो दिया गया है, बेशक वो बिहार के लिए, बिहार की जरूरतों के हिसाब से नहीं है, लेकिन पैसा तो दिया जा रहा है, ये बात तो दिख रही है। अगर घोषणा जो की गई है वो दिया जा रहा है तो माना जाएगा कि उतना दिया गया, भले पैकेज नहीं है, केंद्र अपने ही मनमानी कर रही है। लेकिन झारखंड को क्या मिला, तमिलनाडु को क्या मिला, बंगाल को क्या मिला? क्या इन राज्यों में गरीबी नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश में गरीबी नहीं है जहां इंडिया अलायंस की सरकार है? क्या कर्नाटक में गरीबी नहीं है? क्या कर्नाटक के लोगों के अपने मसले नहीं है, अपने मुद्दे नहीं है? ये सारे सवाल उस दौर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा क्यों दिया गया। और जब नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद यदि कोई बैठक होती है तो बजट के बाद उसे बुलाने का मकसद क्या है, किस मकसद से बुलाई जाएगी? हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट के माध्यम से, हमारी स्क्रीन पर वो ट्वीट आप देख सकते हैं, इस ट्वीट के माध्यम से हेमंत सोरेन ने जो बातें कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सियासत से अलग हटकर, राजनीति से अलग हटकर उसका महत्व है, क्योंकि जब केंद्र में कोई व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर सभी राज्यों के लिए एक समान नीति और नियत के साथ देखना पड़ता है। यदि कोई पिछड़ गया, यदि कोई रीजनल इंबैलेंस क्रिएट हो गया, क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति देश में बन रही है, तो उसे पाटने के लिए यदि जरूरत है तो उस राज्य को विशेष रूप से मदद देनी भी पड़ती है। लेकिन क्या यह सरकार ऐसा करती दिख रही है? इस सरकार का और इस सरकार के अंदर जिस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं वो सब आप देख रहे हैं। भारत तो छोड़िए, पड़ोसी देश श्रीलंका में वहां की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे अर्जुन रणतुंगा तक यहां तक कह रहे हैं भारत के क्रिकेट बोर्ड के बारे में कि वहां क्रिकेट बोर्ड में सरकार के एक बहुत प्रभावी व्यक्ति के पुत्र आसीन है, इसलिए भारत क्रिकेट में दादागिरी चलाता है। ठीक इसी तरह से भारत के अंदर किसकी दादागिरी चलती है वो आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर कोई भी बड़ा काम होगा तो बहुत बड़ी संभावना है कि वो काम गुजरात में होगा, गिफ्ट सिटी भी गुजरात में बनेगी, बुलेट ट्रेन भी गुजरात में बनेगा। इस तरह से भारत सरकार की आर्थिक नीतियों को एक पक्षीय और एक तरफा बनाया जा रहा है। आप पर प्रति व्यक्ति आय के गैप को झारखंड, बिहार, उड़ीसा से जरा गुजरात को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, तब पता चलेगा कि कितना फर्क है। महाराष्ट्र के अंदर की स्थिति को भी देखें, विदर्भ में और मुंबई इलाके में कितना फर्क है, मराठवाड़ा में कितना फर्क है, पता चल जाएगा, कोंकण में कितना फर्क है। ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की स्थिति को देखें, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और इसी क्षेत्रीय असंतुलन को, जहां पिछड़े राज्य या कुछ राज्यों के इलाके पिछड़े छूट गए हैं, उस पर चर्चा करने के लिए यदि नीति आयोग है, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो उसकी बैठक बजट के बाद क्यों बुलाई जा रही है? क्या सिर्फ दिखाने के लिए, कागजी खाना पूरी के लिए बैठक की जा रही है? और क्या इसी से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो जाएगा? यह सवाल राजनीतिक दलों का नहीं है, यह सवाल किसी खेमे का नहीं है। जो मुख्यमंत्री इस सवाल को लेकर आगे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर एक वाजिब सवाल है। और इस तरह की बैठकों में यदि नहीं जाने का वो फैसला लेते हैं तो बेशक उनका यह निजी फैसला हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए हालात तो केंद्र सरकार ने ही पैदा किए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियां ही ऐसी है कि जो भाजपा शासित राज्य है उन्हें कुछ ज्यादा दिया जाए। आज एक मुख्यमंत्री लंबे वक्त से जेल में बंद है, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, किसी के मौखिक आरोप लगाए गए हैं जिसके पक्ष में कोई सबूत नहीं है, अब तक तो नहीं दिए गए हैं, बावजूद इसके वो जेल में बंद है। कई लोग ऐसे बंद रहे। तो एक मुख्यमंत्री जेल में हो और इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो, एक मुख्यमंत्री जो जेल से छूट कर आया हो वो एक सवाल पूछ रहा हो कि आखिर यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि नीति आयोग की बैठक बजट के 4 दिन बाद बुलाई जाती है? तो फिर विपक्षी दलों के पास रास्ता क्या बचता है? आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की। राहुल गांधी भी थे तो मनोज झा भी थे, शरद पवार भी थे तो तमाम दूसरे इंडिया गठबंधन के दलों के प्रतिनिधि भी थे।
और वहां पर यह तय किया गया कि कल संसद परिसर में बजट को लेकर जिस प्रकार की असंतुलन पैदा करने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ संसद भवन में प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया जाएगा संसद परिसर में। और इससे आगे जाकर खबर यह आ रही है कि कई राज्यों के विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। एमके स्टालिन की तो खबर पक्की ही आ गई, हेमंत सोरेन ने ट्वीट ही कर दिया और बाकियों के बारे में भी इसी तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई है। तो क्या एनडीसी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय ढांचा, क्या ये सारे अपने बुनियादी अर्थ को खो देने की स्थिति में आ गए हैं? बिहार की याद भी जो दिखाने के लिए ही सही, हकीकत में उससे कुछ पाला नहीं पड़ना है, आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन दिखाने के लिए ही सही बिहार की याद तभी आई है जब बिहार की एक पार्टी की बैसाखी की जरूरत पड़ गई है दिल्ली को, उसके बिना सरकार गिर सकती है। आंध्र प्रदेश की याद तभी आई है जब आंध्र प्रदेश की पार्टी की बैसाखी की जरूरत पड़ गई है दिल्ली को। क्या नरेंद्र मोदी 9 जून 2014 के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे? 2024 के पहले 9 जून 2024 के पहले भी वो 10 साल और 13 दिन प्रधानमंत्री पद पर रह चुके थे। तब उन्हें याद नहीं आई कि बिहार को ये चीज देने की जरूरत है, तब याद नहीं आया कि आंध्र प्रदेश को देने की जरूरत है। तो क्या झारखंड वाले भी अपनी बैसाखी पहुंचाएं दिल्ली तभी उसे दिया जाएगा? अन्यथा झारखंड के लोगों के साथ वित्तीय रूप से भेदभाव के जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को और पुष्ट किया जाएगा। इस तरह के हालात में यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो लोकतंत्र के दो को संतुलित करने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बैलेंस को बरकरार रखने वाले जो दो महत्वपूर्ण पाए हैं, क्या उन पायों के सहारे अब लोकतंत्र को टिकाए रखना संभव होगा? मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए नकारात्मक विचार आते हैं इस संबंध में, लेकिन हकीकत और फसाना, इन दोनों के बीच में यदि चुनाव करना हो तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी तर्कशील इंसान हकीकत के पक्ष में जाता है और हकीकत वही है, तर्क वाजिब है जो बात एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं। देखते जाइए आगे आगे अभी और क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।